इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफशोर पेट्रोल वेसल और इंडियन नेवी के ऑफशोर पेट्रोल वेसल में सबसे बड़ा अंतर क्या है और किस वजह से इंडियन नेवी की सेम साइज की ऑफशोर पेट्रोल वेसल के मुकाबले इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफशोर पेट्रोल वेसल फायर पावर के मामले में काफी पीछे पड़ जाता है। क्या भारत अब यूनाइटेड स्टेट्स से 15 से 18 बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने की प्लानिंग कर रहा है? पाकिस्तान की तरफ से भी इजराइल को एक सीक्रेट मैसेज भेजा गया था। अब ये मैसेज क्या था, इसके बारे में ना तो पाकिस्तान की तरफ से और ना ही इजराइल की तरफ से डाटा दिया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान की तरफ से इजराइल के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मल करने की कोशिश किया जा रहा है? और अंत में हड़बड़ाहट में आके पाकिस्तान के एक्स डिप्लोमेट ने ये स्वीकार कर लिया कि भारत की तरफ से किए गए एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है। हमारी डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक जाने माने राइटर है जो कि आर्मी में पहले भी काम कर चुके हैं। इनका नाम अजय शुक्ला है और आप में से शायद कुछ लोग इनको पसंद भी नहीं करते, लेकिन आज उनकी तरफ से कुछ आर्टिकल सामने आए थे जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल को इस्तेमाल किया जाता है ये सीरियसली काफी अंडर पावर है। और अंडर पावर से उनका मतलब ये है कि इनका फायर पावर इतना अच्छा नहीं है। कंपैरिजन के तौर पर देखें तो इंडियन नेवी के जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल मौजूद होते हैं इनमें 76 mm की मेन गन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफशोर पेट्रोल वेसल की बात करें तो इनके अंदर बस 30 mm की एक मेन गन के साथ साथ दो 50 कैलिबर के मशीन गन दिए जाते हैं। जबकि अगर साइज की बात करें तो ये वेसल लगभग 100 मीटर लंबे होने के साथ साथ इनकी डिस्प्लेसमेंट लगभग 2000 टन से ज्यादा होता है। ऐसे में इनकी साइज के हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से देखने में इनकी फायर पावर काफी कम लगती है। इसके अलावा ऑथर का ये भी कहना है कि अगर कोई जंग जैसे हालात सामने आ जाते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड के वेसल को सीधे दुश्मन के शिप्स के साथ एंगेज होना पड़ सकता है और तब इनके पास दुश्मन के वॉरशिप्स के साथ एंगेज होने के लिए कोई भी वेपन मौजूद नहीं होगा। ऑथर के मुताबिक अभी इंडियन कोस्टल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज काफी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी हमको पायरेट्स, स्मगलर्स और टेररिस्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। और इनको काउंटर करने के लिए अगर हम एक 30 mm की कैनन को लेके जाते हैं तो हो सकता है वो इसको सीरियसली नहीं मानने वाले हैं। इसी वजह से नेवी की तरफ से जो भी ऑफशोर पेट्रोल वेसल के ऑर्डर को प्लेस किया जाता है उसमें नेवी की तरफ से हैवी गन का इस्तेमाल करने का फैसला किया जाता है, जो कि कम से कम 76 mm के आसपास के होते हैं। अब मुझे हंसी आ रही है, लेकिन अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इनको हमारे कोस्ट लाइन से अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 नॉटिकल मील के अंदर ऑपरेट किया जाता है। और आमतौर पर जो भी स्मगलर्स या पायरेट्स हमें मिलते हैं उनके पास 50 कैलिबर स्टैंडर्ड की गन होने की चांस भी काफी कम होता है। और अगर पायरेट्स को, स्मगलर्स को या फिर इवन टेररिस्ट की तरफ से भी कोई एक्टिविटी कोस्टल एरिया में देखा जाता है तो अपने साथ डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट जैसे बड़े वेसल को लेके आने वाले नहीं है जिसमें 76 mm उससे बड़े स्टैंड का गन मौजूद होगा। और अगर लेके आ भी जाते हैं तो उनको काउंटर करने के लिए नेवी पहले से ही वहां पे तैयार है। लेकिन फिर भी अगर ऑथर की मन की संतुष्टि के लिए हम इंडियन कोस्ट गार्ड के वेसल में भी 76 mm की गन को लगा भी देते हैं तो ये वही वाली बात होगी कि कैपल को छुरा से भी काटा जा सकता है या फिर कुल्हाड़ी से भी काटा जा सकता है। और इंडियन कोस्ट गार्ड को अपनी रिक्वायरमेंट अच्छे से पता और नेवी को भी अपने रिक्वायरमेंट अच्छे से पता है, जिस वजह से उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने वेसल को कस्टमाइज किया है। इसके बारे में आप सभी का क्या विचार है, कमेंट करके बताना भी मत भूलिएगा। अगला अपडेट F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को लेके है। पिछले कुछ दिनों के अंदर ये खबर सामने आ रही थी कि भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स से 15 से 18 बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने के लिए बातचीत किया जा रहा है। अब इसका सोर्स क्या था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये खबर फैल रहा था और हो सकता है इसके पीछे हमारी नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को रीजन दिया गया होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक ऐसी कोई खबर ऑफिशियली नेवी की तरफ से बताया नहीं गया है। और अगर हमारी नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के बारे में बात करें तो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट, ट्रेनर, टैंकर या फिर सिमुलेटर जैसे टाइप की इक्विपमेंट को लीज पर लिया जा सकता है, लेकिन जिन डिफेंस इक्विपमेंट को लड़ाई के दौरान फ्रंट लाइन में यूज किया जा सकता है उनको लीज पर लेने का कोई टर्म यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। अब अगर F-18 की बात करें तो ये अभी हमारे MMRCA टेंडर और नेवल टेंडर दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसे में ये नेवल टेंडर में एक स्ट्रॉन्ग दावेदार भी है जो कि आगे चल के हो सकेगा तो हमारी नेवी की MiG-29 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन फिर भी इस रेस में अभी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर भी शामिल हो गया जो कि फॉरेन एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेके सवाल खड़ा कर रहा है।
एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि अगर नेवी अपने एग्जिस्टिंग मिग 29 एयरक्राफ्ट की खराब परफॉर्मेंस की वजह से INS विक्रमादित्य में या फिर INS विक्रांत में एक नई एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना चाहता है तो वो सीधे F-18 को लिमिटेड नंबर में खरीद सकते हैं। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन है जिसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आया है। और जहां तक लीज पर लेने की बात रही तो ये सबके सब मनगढ़ंत कहानियां थी। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। अब रिसेंटली ट्विटर में पाकिस्तानी टीवी चैनल के एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था जिसमें पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट जफर हिलाली ने एक ऐसा बयान दिया था जो कि पूरे इंडियन OSINT सोसाइटी में काफी पॉपुलर हो गया था। जफर हिलाली की बात करें तो ये पहले पाकिस्तान की तरफ से नाइजीरिया, इटली और यमेन के लिए डिप्लोमेट रह चुके हैं और अभी वो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के लिए एक जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने अपने एक डिबेट के दौरान अभी ये बताया कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया था तो उसमें पाकिस्तान के लगभग 300 के आसपास लोग मारे गए थे, लेकिन बदले में पाकिस्तान की तरफ से दुनिया के सामने ये बताया गया कि बस एक ही कौवा मारा गया था। अब ये बात उन्होंने जानबूझकर तो नहीं किया था, लेकिन जोश में आके एक तरीके से बता दिया था। उस दौरान पाकिस्तान की टीवी में ये डिस्कस किया जा रहा था कि भारत की तरफ से अभी एक बार फिर से उनके ऊपर कोई ऑपरेशन करने का प्लान किया जा रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अलग अलग मंच में ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं और इसी बात को लेकर जब डिस्कशन किया जा रहा था तो जफर हिलाली का जवान थोड़ा इधर उधर हिल गया था और सच्चाई मुंह से निकल गई थी। उन्होंने कहा कि पिछली बार 300 लोग हमारे मारे गए थे और अभी अगर भारत की तरफ से कुछ ऐसे ही करने की प्लानिंग किया जा रहा है तो इसमें पाकिस्तान को और भी नुकसान उठाना पड़ सकता है और तो बदले में भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ वैसा ही कुछ कार्रवाई करना चाहिए। अब इसके लिए पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन तैयार है, या तो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को करना पड़ेगा या फिर सीधे जंग लड़ना पड़ेगा। और इसमें से दूसरा ऑप्शन के लिए पाकिस्तान के पास दम की काफी कमी है, तो वो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे अपनाने वाले हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान और इजराइल की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि अभी सभी अरब नेशन की तरफ से इजराइल के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से पहले इस बात को लेकर अपोज किया गया था और सऊदी और यूएई को भी इस बात को लेकर क्रिटिसाइज किया गया था। वो बात अलग है कि सऊदी और यूएई दोनों की तरफ से पाकिस्तान को इसका अच्छा खासा रिप्लाई दिया गया था। सऊदी ने सबसे पहले अपने दिए गए पैसे वापस मांग लिए थे और यूएई की तरफ से पाकिस्तान को वीजा बैन कर दिया गया था। लेकिन अभी कुछ ऐसे खबर सामने आई है जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से भी इजराइल को कुछ सीक्रेट मैसेज भेजा गया है। अब मिडिल ईस्ट मॉनिटर की तरफ से इसके बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान की पीएम इमरान खान की तरफ से अभी एक सीक्रेट लेटर को इजराइल की स्पाई एजेंसी मोसाद के पास भेजा गया, जिसको लेकर अभी पाकिस्तान की तरफ से सैयद बुखारी इजराइल के दौरे पर गए हुए हैं। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक 20 दिसंबर को सैयद बुखारी इस्लामाबाद से लंदन के लिए रवाना हुए थे और उसके बाद वहां से सीधे इजराइल गए थे और ऐसा बताया जा रहा है कि वो इजराइल में कुछ दिन बिताकर वापस आए हैं। इसी दौरान वो पाकिस्तान की तरफ से दिए गए सीक्रेट प्रपोजल को इजराइल को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे होंगे। अब ये करने के लिए हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर चारों तरफ से दबाव पड़ रहा था, क्योंकि पहले पाकिस्तान के पास अरब नेशन का सपोर्ट मौजूद जो कि अभी शायद नहीं बचा है, जिस वजह से वो मजबूरी में आके इजराइल के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मल करने की बात सोच रहे हैं। अब देखने वाली बात तो ये कि क्या इजराइल की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए लेटर का जवाब पॉजिटिव वे में दिया जाता है या फिर नेगेटिव वे में दिया जाता है। अगला अपडेट चाइना और रशिया को लेके है। यूरेशियन टाइम एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया और चाइना के बीच अब एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोल मिशन को एशिया पैसिफिक रीजन में कंडक्ट किया गया था और ये एक तरीके का दूसरा एक्सरसाइज था जिसमें रशिया की तरफ से अपनी 2 Tu-95MS एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया था, जबकि चाइना की तरफ से अपनी S-6K स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया गया था। Tu-95 एयरक्राफ्ट की बात करें तो एक 4 इंजन वाला स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल को भी कैरी कर सकता है। वहीं पर अगर S-6K एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये रशियन ओरिजिन Tu-60 ट्विन इंजन बॉम्बर का एक चाइनीज कॉपी है। ग्लोबल टाइम की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सरसाइज के दौरान चाइना की तरफ से जिन S-6K बॉम्बर को डिप्लॉय किया गया था ये आमतौर पर S-6K एयरक्राफ्ट के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है और साउथ चाइना सी में जापान के करीब ऑपरेट करते दौरान जापान की तरफ से इसकी कुछ इमेजेस को क्लिक किया गया था, जिसमें ये देखा गया था कि इसकी विंग सेक्शन में 4 पायलन मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि इसमें टोटल 8 पायलन मौजूद होंगे, जबकि पहले जो S-6K एयरक्राफ्ट मौजूद थे उनमें 6 ही पायलन हुआ करते थे। अब इसके बारे में रशिया और चाइना की तरफ से बताया गया ये उनका एक रूटीन एक्सरसाइज था जो कि आपसी मिलिट्री कोऑपरेशन को बेहतर करने के लिए किया गया था और इसमें किसी भी एयरस्पेस का उल्लंघन नहीं किया गया था। अब ये बात भारत के लिए भी थोड़ा चिंताजनक बात हो सकता है, क्योंकि चाइना के साथ हमारे रिलेशन अभी सही नहीं चल रहे और रशिया हमारा एक अच्छा दोस्त होने के साथ साथ एक मेजर आर्म सप्लायर भी है। दूसरी तरफ अगर रशिया की बात करें तो रशिया का कहना है भारत के साथ उनका जो रिलेशन है वो अलग है और इसका चाइना के साथ उनका जो रिलेशन है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है।
कुछ हद तक ये भी सही हो सकता है क्योंकि साउथ चाइना सी में भारत को कोई खतरा नहीं है और भारत वहां पर रोज ऑपरेट नहीं करता है, तो उस रीजन में चाइना और रशिया के बीच जॉइंट एक्सरसाइज करने का मतलब भारत को एम करके करना नहीं होगा। लेकिन यूनाइटेड स्टेट को नजर में रखकर इसको किया जा सकता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही चाइना और यूएस के बीच साउथ चाइना सी रीजन में आमना सामना हुआ था, जहां पर चाइना के मुताबिक उन्होंने यूएस वेसल को चाइनीज वाटर से बाहर खदेड़ दिया था। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी वियतनाम की नेवी के साथ एक नेवल एक्सरसाइज को करने का फैसला किया गया है और ये एक तरीके की पैसेज एक्सरसाइज होने वाली है। इंडियन नेवी के शिप साइनस किल्टन अभी होचिमिन सिटी के नारोंग पोर्ट में पहुंच चुकी है और इसमें अभी 10 टन के आसपास सीमेंट एंड असिस्टेंस को वियतनाम को प्रोवाइड किया गया है। नेवी की तरफ से बताया गया कि अब इस विजिट के दौरान दोनों ही देशों की नेवीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को और जॉइंट ऑपरेशन को बेहतर करने के लिए अब एक पैसेज एक्सरसाइज को करने का फैसला किया गया, जो कि इस बार साउथ चाइना सी में होने वाली है। अब रिसेंटली भारत की तरफ से वियतनाम को $100 मिलियन की एक लाइन ऑफ क्रेडिट को ऑफर किया गया था, जिससे अभी भारत और वियतनाम की बायलैटरल रिलेशन और भी ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद किया जा रहा है। और साउथ चाइना सी में जाके वियतनाम के साथ किसी जॉइंट एक्सरसाइज को करने का मतलब ये भी है कि चाइना के नाक के नीचे जाके कोई नेवल ऑपरेशन को अंजाम देना है। जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर अरविंद सी में जॉइंट एक्सरसाइज को कर रहा था, ठीक वैसे ही भारत भी अभी वियतनाम के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में ऐसे एक्सरसाइज को करने वाला है। इससे अभी 26 और 27 तारीख को कंडक्ट किया जाएगा और देखने वाली बात तो ये है कि इस पर अभी आगे चल के चाइना की तरफ से क्या रिएक्शन दिया जाता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।